नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 के ऑटोमोटिव के अपने चैप्टर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। ये अलग-अलग जगह अलग-अलग बोर्ड में अलग-अलग चैप्टर से दिया जा रहता है, तो इसे हम बेसिकली चैप्टर 6 को जो है हमारा उसको पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इसका नाम है मोटर वाहन अधिनियम और नियम, उत्सर्जन और उसका नियंत्रण। तो बेसिकली दोस्तों इसमें हम मोटर वाहन 1988 जो है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गाड़ी के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सब चीज़ें क्या हैं। और दोस्तों जो उत्सर्जन होता है, पर्यावरण प्रदूषण, उत्सर्जन कैसे-कैसे होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब चीज़ों को हम जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो आपकी जो है ये दोस्तों हिंदी मीडियम में होगी, और जो इसका पीडीएफ नोट है आपको फ्री पीडीएफ नोट्स इसका दिया जाएगा। उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि फ्री पीडीएफ नोट्स को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, उसको मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। दोस्तों जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम, नियम, उत्सर्जन और उसका नियंत्रण, यानी कि जो हमारा ये चैप्टर 6 है दोस्तों, इस चैप्टर 6 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों इस इकाई में हम मुख्य रूप से जो हमारी सड़क सुरक्षा है दोस्तों, और कानूनी नियम और जो पर्यावरण संरक्षण है दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यह इकाई मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, कानूनी नियम और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक दोस्तों, इसमें 3 सत्रों में इस इकाई को विभाजित किया गया है, यानी कि जो हमारा ये चैप्टर है 3 सेशन में है, 3 सत्रों में है। दोस्तों आइए चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सेशन की तरफ। दोस्तों जो हमारा पहला सेशन है, यानी कि पहला सत्र है, उसका नाम है वो मोटर वाहन अधिनियम और नियम। दोस्तों जो मोटर वाहन अधिनियम था हमारा, मतलब है 1988 का, उसी को हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा चैनल है इस पर मैंने ऑटोमोटिव के जितने अन्य चैप्टर हैं, चैप्टर 5 तक के सारे चैप्टर अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है ऑटोमोटिव की। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको एक अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी ऑटोमोटिव क्लास 12 की। हमारे चैनल पर आपको आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब दोस्तों हिंदी मीडियम में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप आर्ट्स के हैं तो प्लीज़ तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस पे आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने सत्र प्रथम की तरफ। दोस्तों वाहनों के कानूनी संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारे वाहन है उनको कानूनी रूप से संचालित करने के लिए, यानी कि कानूनी रूप से उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो भारत सरकार है उसके द्वारा क्या किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। दोस्तों ये जो नियम है मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो हमारी गाड़ियां हैं उनको संचालित करने के लिए जो नियम है, यानी कि हमारे यहाँ गाड़ी कैसे चलेगी, मोटर वाहन कैसे चलेंगे, मोटर ऑटोमोबाइल्स जो हैं सब, मतलब इनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्या नियम होगा, इसको चलाने के लिए क्या लगेगा, इसको खरीदने के लिए क्या लगेगा। तो इन सब के लिए दोस्तों हमारी सरकार, भारत सरकार जो है उसने कुछ नियम बनाए हैं, जिसको दोस्तों हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप यहाँ से जो डेट है मोटर वाहन अधिनियम 1988, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा 1988, 1988। वैसे भी आपके पूरे सिलेबस का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, तो प्लीज़ इसे आप इस डेट को याद रखिएगा। डेट का ईयर है 1988, इसी साल क्या हुआ था, मोटर वाहन अधिनियम आया था। ठीक, मोटर वाहन अधिनियम में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा। अब दोस्तों चलिए हम इन सबको एक एक करके जानते हैं। पहले हम जानते हैं दोस्तों फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों वाहन के पंजीकरण को तभी वैध माना जाता है जब उसके एक पास एक वैध फिटनेस सर्टिफिकेट हो। यानी कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं उसके रजिस्ट्रेशन को कभी एक वैलिड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जो वाहन है उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण तभी वैध होता है दोस्तों जब उसके पास क्या होता है, एक वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों जो निजी वाहन होते हैं, यानी जो प्राइवेट वाहन होते हैं, जैसे कि कार होते हैं, बाइक्स होते हैं, इन सब के लिए दोस्तों इनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है 15 साल के लिए वैध होता है। यानी कि जो एक आदमी अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदता है, जैसे कि कार खरीद रहे हैं आप, बाइक खरीद रहे हैं, तो जो पर्सनल यूज के लिए है, जो आप डेली यूज करते हैं दोस्तों, इन सब के लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो 15 साल के लिए वैध होता है दोस्तों। जिसके बाद उसे हर 5 साल में नवीनीकृत यानी कि रिन्यू कराना पड़ता है। यानी कि 15 साल बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा हर 5 साल के बाद। यानी कि 15 साल के बाद आपको फिर से जाकर अपने फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ेगा 5 साल के लिए। जब ये 5 साल फिर खत्म होगा,
यानी कि 20 साल पर फिर आपको जाना पड़ेगा 5 साल के अपने मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए। दोस्तों ये निजी वाहन जो होते हैं, जो प्राइवेट व्हीकल होती है, ये नियम उनके लिए था फिटनेस सर्टिफिकेट का। आइए हम जानते हैं व्यावसायिक वाहन यानी कि जो कमर्शियल वाहन होते हैं उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के क्या नियम हैं। दोस्तों ये चैप्टर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा। इसके जो आपके नोट्स हैं आपको डिटेल में मैं इसके नोट्स दूंगा, आप वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके नोट्स हैं दोस्तों, आप PDF नोट्स इसके दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैप्टर है इसमें से थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर एक जगह ये होता नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उसे दे रहा हूँ। और अगर आप इससे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, मैं इसीलिए जो नोट्स है इसका उसको ज़्यादा मतलब डिटेल में बनाया हूँ अन्य चैप्टर के कंपैरिजन में। जाकर आप वहाँ से भी नोट्स में इसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस जो नोट्स है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को नहीं फॉलो किया तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमोटिव के डेली MCQ, डेली नोट्स और जो डेली हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं दिए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं हम जो हमारे व्यावसायिक वाहन होते हैं कि जो कमर्शियल वाहन होते हैं, कमर्शियल व्हीकल होते हैं, उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैध होता है। दोस्तों नए व्यावसायिक वाहनों के लिए यह 2 साल के लिए वैध होता है। यानी कि जो हमारे कमर्शियल वाहन होते हैं जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रॉली हो गया, या दोस्तों जो आपका वो होता है ट्रेलर होता है, या DCM जिसे हम पिकअप बोलते हैं, दोस्तों जो ये सब वाहन होते हैं कमर्शियल वाहन होती हैं। और दोस्तों इनके लिए जो हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट होता है 2 साल के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, यानी कि वैध होता है। दोस्तों हर और बाद में इसे हर साल नवीनीकृत करवाना पड़ता है, यानी कि 2 साल पहली बार अगर आप बनवाएंगे तो आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है कमर्शियल वाहन के लिए 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, हर साल जाकर क्या करना पड़ेगा, 1 साल के लिए उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसको बनवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो क्या है, उसे आइए एक बार जान लेते हैं शॉर्ट में। दोस्तों इसके लिए फॉर्म 20 की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म 21 यानी कि जो बिक्री प्रमाण पत्र होता है इसकी जरूरत पड़ेगी, वैध बीमा की जरूरत पड़ेगी, टैक्सी रसीद, और दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि जो हमारा PUC होता है इसकी भी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ दस्तावेज आवश्यक जो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट में फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते वक्त लगते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आप अगर इस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे प्लीज़ इस वीडियो को वोट भी करिए। दोस्तों जो प्लेलिस्ट होती है दोस्तों उसको वोट करने का भी अब सेक्शन आ गया है। आप देखेंगे ऐसे एक तीर सी बनी होती है यूट्यूब में, जहाँ पर आप वीडियो देख रहे होंगे प्ले लिस्ट में, तो इसी तीर को आप एक बार क्लिक करेंगे। जब ये तीर पूरा ब्लैक कलर की हो जाएगी तो जानिए आपका क्या हो गया, वोट सक्सेसफुल हो गया। ऊपर वाली क्लिक पे जो ऊपर की तरफ तीर बनी है उसी पे आपको क्लिक करना है, नीचे वाली पे नहीं करना है। ठीक दोस्तों, ऊपर वाली पे आप क्या करिए, इस वीडियो को हमारे वोट भी करिए, जिससे मुझे पता चले आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो मैं इस पे आगे जो क्वेश्चन आंसर भी हैं उसे भी आपको प्रोवाइड करूँ जल्द से जल्द। दोस्तों अब आइए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है। दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, यानी कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे वाहन चलाना चाहते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लाइसेंस होता है वो अनिवार्य होता है। अगर आपके पास दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पब्लिक प्लेस में यानी कि रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ठीक दोस्तों लाइसेंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों लर्नर, यानी कि लर्नर मतलब जिसे हम बोलते हैं अस्थायी लाइसेंस, और एक होता है स्थायी लाइसेंस। दोस्तों जो अस्थायी लाइसेंस होता है दोस्तों ये 6 महीने के लिए क्या होता है, वैध होता है। ठीक, यानी कि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए बन गया, इसके बाद आप क्या करिए, आप 6 महीने के अंदर जाकर अपना अस्थायी लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि जो लर्नर लाइसेंस होता है ये क्या होता है, अस्थायी लाइसेंस होता है। ठीक दोस्तों, इसकी वैलिडिटी 6 माह तक होती है, इसके बाद ये क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, फिर से आपको अप्लाई करने पड़ेगा फीस देकर। इसीलिए क्या किया था, 6 महीने के अंदर आपको अगर आपका लर्नर लाइसेंस मिल गया है तो आप जाकर अपना 1 महीने के बाद अपना जो मतलब अस्थायी लाइसेंस है, परमानेंट लाइसेंस है, उसे बनवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, सब चीज़ें। दोस्तों जो कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं जिन्हें हम परिवहन वाहन बोलते हैं, दोस्तों परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए यानी कि कमर्शियल व्हीकल के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, आपकी जो न्यूनतम आयु है दोस्तों 20 वर्ष होनी चाहिए, और आप कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है इसके लिए। यानी कि अगर आप कमर्शियल वाहन के लिए अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए। 20 साल इसलिए दोस्तों क्योंकि कमर्शियल वाहन चलाने के लिए क्या होता है, हमारी जो आयु सीमा है 20 साल ही तय की गई है। और दोस्तों आपको कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप कक्षा 8 पास हो, क्लास 8 पास हो। लेकिन दोस्तों ये क्लास 8
पासिंग का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये अब हट गया है, अभी क्राइटेरिया नहीं रह गया है। अब अगर आप कक्षा 8वीं पास नहीं है तब भी आप कमर्शियल व्हीकल का आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया था इसलिए मैंने यहाँ पर कक्षा 8वीं पास लिख दिया है। आप इसको लिखने के बाद लिख देंगे कि अब यह कक्षा 8वीं का जो नियम है उत्तीर्ण होने का, ये हटा दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार प्राप्त करें ड्राइविंग में। क्योंकि ड्राइविंग के लिए दोस्तों अगर आप कक्षा 8वीं पास का क्राइटेरिया लगा देंगे तो दोस्तों कोई ऐसा जो व्यक्ति होता है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो ड्राइविंग कर रहा है, तो वो लाइसेंस बनवा ही नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों लाइसेंस बनवाने के लिए कक्षा 8वीं पास होना होता है। तो अधिकतर जो लोग होते हैं ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या डीसीएम ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर, ये सब दोस्तों अधिकतर अनपढ़ होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं दोस्तों। इससे तो रोजगार से क्या हो जाएंगे, रोजगार मतलब बेरोजगार हो जाएंगे अगर कक्षा 8वीं पास का नियम लगाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कक्षा 8वीं पास करने का नियम था ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कमर्शियल व्हीकल के लिए, उसे हटा दिया। अब सिर्फ एक ही नियम बचा है कि आप 20 साल के हो। अगर आप 20 साल के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस है उसे बनवा सकते हैं। ठीक दोस्तों कमर्शियल व्हीकल के लाइसेंस को हम EML भी बोलते हैं। ठीक, इसे भी याद रखिएगा आप, क्या EML भी, मोटर मतलब HMV बोलते हैं, माफ करिएगा HMV बोलते हैं, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। ठीक दोस्तों। और दोस्तों हमारा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। भारत में सड़क पर वाहन चलाने के लिए दोस्तों थर्ड पार्टी यानी कि तृतीय पक्ष बीमा कानूनी रूप से अनिवार्य है। दोस्तों मैंने इसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि आप इस सबको हमेशा याद रखिएगा। जो हमारे यहाँ मतलब अगर आप सड़क पर वाहन चलाना चाहते हैं, आपको थर्ड पार्टी बीमा यानी कि जो तृतीय पक्ष का इंश्योरेंस होता है उसे भी कानूनी रूप से करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये कभी कभी MCQ में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा है। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो हमारे भारत है वहाँ पर अगर आप वाहन चलाना चाहते हैं तो आपके पास तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो भी होना चाहिए। अब आइए आपको बताता हूँ इंश्योरेंस क्या होता है अच्छे से। दोस्तों सभी मोटर चालित वाहनों को सड़क पर आने से पहले तीसरे पक्ष की आर्थिक जिम्मेदारी के खिलाफ बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य है। ठीक, यानी कि जितने भी मोटर चालित वाहन है दोस्तों, उनको अगर सड़क पर चलाना है तो आपको तीसरे पक्ष की आर्थिक जिम्मेदारी के खिलाफ क्या लेना, जो बीमा पॉलिसी है उसे लेना अनिवार्य बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों मोटर बीमा वाहन मालिक को उसके वाहन को होने वाले नुकसान से सुरक्षा देता है और वाहन के मालिक के खिलाफ कानून के अनुसार निर्धारित किसी भी तीसरे पक्ष के दायित्व का भुगतान करता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा बीमा होता है जिसे हम इंश्योरेंस बोलते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस किस लिए करवाया जाता है दोस्तों, बीमा इसलिए करवाया जाता है कि जो जिससे जो मोटर वाहन का मालिक यानी कि जो व्हीकल का मालिक है उसको जो मतलब नुकसान होता है गाड़ी पे सुरक्षा से, उससे क्या हो सके, राहत मिल सके। यानी कि मोटर बीमा वाहन मालिक को उसके वाहन को होने वाले जो नुकसान होता है उससे क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और वाहन के मालिक के खिलाफ कानून के अनुसार निर्धारित किसी भी तीसरे पक्ष के दायित्व का भुगतान करता है। तो यही होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से फायदा। अगर आप इंश्योरेंस कराए हैं तो किसी तीसरे पक्ष को आपकी तरफ से नुकसान होता है तो आपकी जो बीमा कंपनी है वो क्या करेगी, आपका जो दायित्व है, जो आपने नुकसान किया है उसका वो क्या करेगी, वो नुकसान भरेगी। दोस्तों सार्वजनिक स्थान पर बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी कि दोस्तों अगर आप सार्वजनिक स्थान पर बिना बीमा के मोटर वाहन चला रहे हैं तो जो हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 है इसके अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध है। यानी कि आप एक क्राइम कर रहे हैं अगर आप बिना मोटर वाहन बीमा के क्या कर रहे हैं, अपना जो गाड़ी है उसे सार्वजनिक स्तर पर चला रहे हैं। दोस्तों मोटर बीमा पॉलिसी के प्रकार है, यानी कि जो मोटर बीमा पॉलिसी है उसके कितने प्रकार है दोस्तों, मुख्य तौर पर 2 प्रकार की बीमा पॉलिसी होती है जो मोटर बीमा कवर प्रदान करती हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारी मोटर बीमा पॉलिसी है मुख्य रूप से कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की है। पहला है दोस्तों केवल दायित्व पॉलिसी, यानी कि दोस्तों वैधानिक आवश्यकताएं। ठीक दोस्तों, ये फॉर्म ए जिसे हम बोलते हैं। और दोस्तों दूसरा होता है पैकेज पॉलिसी, केवल देयता पॉलिसी प्लस मालिक के वाहन को नुकसान, यानी कि फॉर्म भी। बस इसे आप जान लीजिए, इसमें कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आप जान लीजिए कि मोटर बीमा पॉलिसी है दोस्तों 2 प्रकार की होती है। इसमें एक प्रश्न ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता है। दोस्तों यदि आप केवल देयता पॉलिसी लेते हैं तो आपके वाहन को हुए नुकसान को कवर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने जो फर्स्ट पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं देयता पॉलिसी, अगर दोस्तों आप देयता वाली पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपकी दोस्तों जो वाहन है उसका अगर कोई नुकसान होगा तो उसको आपका कवर नहीं मिलेगा। कवर मतलब जब वाहन आपकी मतलब उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी रहती है वो हमें कवर देती है, यानी उसका मतलब नुकसान का जो होता है वो भरपाई करती है। लेकिन अगर दोस्तों आपने देयता वाली पॉलिसी ली है तो आपकी नुकसान की भरपाई या कवर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए एक पैकेज पॉलिसी लेना चाहिए, मतलब इसीलिए दोस्तों एक पैकेज पॉलिसी लेना समझदारी होगी
जो आपके वाहन के लिए कवर सहित व्यापक कवर प्रदान करेगी। इसलिए दोस्तों जो पैकेज पॉलिसी होती है इसे लेना चाहिए, जिससे क्या हो, जो अगर आपका वाहन को कुछ मतलब हानि भी हो जाए तो आपको कवर सहित व्यापक जो कवरेज है वो प्रदान करे। दोस्तों बीमा के उद्देश्य से जो मोटर वाहन की 3 व्यापक श्रेणियां हैं उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों मोटर वाहन को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है बीमा के उद्देश्य से, यानी कि बीमा के उद्देश्य से आप देखेंगे तो मोटर वाहनों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले क्या दोस्तों, पहला है निजी कार। निजी कार मतलब जैसे कि आपका कोई भी प्राइवेट व्हीकल हो गया जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी ऐसी कार ली है। उसके अलावा दोस्तों हो गया मोटरसाइकिल और मोटर स्कूटर, यानी कि जितने भी बाइक्स है, स्कूटीज हैं, मोटर स्कूटर्स हैं, ये सब। और दोस्तों तीसरा हो गया वाणिज्यिक वाहन। वाणिज्यिक वाहन में पिकअप्स हो गया, डीसीएम्स हो गए और जितने भी ट्रक्स होते हैं ये, यानी कि बीमा के अनुसार गाड़ियों के 3 प्रकार हैं। पहला है निजी कार, दूसरा है मोटरसाइकिल और मोटर स्कूटर और तीसरा है वाणिज्यिक वाहन। ठीक दोस्तों, यानी कि इसमें एक कमर्शियल हो गया, एक प्राइवेट कार्स हो गया और एक मोटरसाइकिल और मोटर स्कूटर हो गया। 3 आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों दावे क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेम्स। दोस्तों हानि की सूचना प्राप्त होने पर पॉलिसी रिकॉर्ड की जांच की जाती है और हानि को दावा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और बीमा धारक को पूरा करने और वापसी के लिए एक दावा प्रपत्र जारी किया जाता है। यानी कि क्लेम मतलब अगर आपकी कुछ हानि हो जाती है तो क्या किया जाता है, आप उस हानि को मतलब जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिसी ली है, बीमा लिया है और आपकी गाड़ी को कोई हानि पहुंच जाती है तो उस हानि को आप पूरी करवाने के लिए तो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। और क्लेम करने पर क्या होता है दोस्तों, आपको एक दावा प्रपत्र जारी किया जाता है जिससे आपका जो मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है गाड़ी में वो बीमा कंपनी द्वारा ठीक की जाती है। दोस्तों अब यहाँ से हमारा सत्र दूसरा चालू होता है। सत्र दूसरा दोस्तों है भारतीय यातायात नियम और संकेत। अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे भारतीय यातायात में नियम और संकेत यूज किए जाते हैं और क्या क्या हैं। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे बेसिकली जो सड़क पे यातायात के नियम और संकेतक होते हैं उनके बारे में। दोस्तों आइए चालू करते हैं अपने सत्र सेकंड को। दोस्तों सड़क पर सुचारू प्रवाह और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियम बनाए जाते हैं, यानी कि सड़क पे सभी प्रकार के वाहन अच्छे से चलते रहे, मतलब कोई जाम न लगे, आसानी से इंसान सुरक्षित यात्रा करे, इसलिए क्या किया जाता है दोस्तों, यातायात के नियम बनाए गए हैं। दोस्तों सड़क सुरक्षा संकेत के प्रकार, यानी कि जो सड़क सुरक्षा संकेतक होते हैं, यानी कि जो यातायात के नियम के संकेतक हैं, इनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यातायात संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट में या रोड पे जो हमारे यूज किए जाते हैं संकेतक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है दोस्तों अनिवार्य संकेतक। दोस्तों अनिवार्य संकेतक को इंग्लिश में मैंडेटरी साइंस भी बोलते हैं। इनका उल्लंघन करना कानूनी अपराध है, यानी कि अगर आप जो अनिवार्य संकेतक हैं जो सड़क पे लगे होते हैं, अगर आप इनका उल्लंघन करेंगे तो कानूनी रूप से क्या है, अपराध है। दोस्तों उदाहरण के लिए, यानी कि जो अनिवार्य संकेतक के उदाहरण है वो है स्टॉप, रुकिए, नो एंट्री। यानी कि अगर स्टॉप लगा है यानी कि रुकने के लिए संकेत दिया गया है, नो एंट्री का अगर संकेत दिया गया है, अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपराध स्वीकार करना पड़ेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जो अनिवार्य संकेतक होते हैं इसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों ये आमतौर पर गोल आकार के होते हैं। जितने भी अनिवार्य संकेतक होते हैं दोस्तों एक गोल आकार में दिए जाते हैं। जो सड़क पे संकेतक बनते हैं ना, बोर्ड में लगाए रहते हैं, ऐसे आप देखेंगे सड़क के किनारे बोर्ड लगा रहता है, उसमें संकेतक बने रहते हैं। तो दोस्तों ये गोल आकार के अंदर बनाए जाते हैं संकेतक। ठीक, जैसे कि स्टॉप मतलब और नो एंट्री का जैसा संकेत है, क्या है दोस्तों, ये सब अनिवार्य संकेतक हैं और ये सब दोस्तों गोल आकार के अंदर बनाए जाते हैं। अलग अलग जो संकेतक हैं उनका अलग अलग आकार होता है, तो आप आकार भी ध्यान रखिएगा किस आकार के होते हैं। दोस्तों अगला है हमारा सावधानी के संकेतक। सावधानी के संकेतक दोस्तों ये आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। यानी कि जो ये संकेतक होते हैं सड़क पे जो लगे होते हैं, या दोस्तों जो संकेत होते हैं सड़क पे लगे होते हैं, सावधानी के संकेत दोस्तों क्या करते हैं, ये जो आने वाला खतरा है उसके बारे में चेतावनी देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों आगे स्कूल है, ये सब क्या है, और ये सब सावधानी संकेत है। तीखा मोड़ है, लगा रहता है मोड़ ना, आप देखेंगे कि बच्चा जा रहा है बैग लिए, एक बोर्ड में देखेंगे वहाँ पर बैग बना रहेगा, ऐसे त्रिकोण का क्या रहेगा, साइन रहेगा ऐसे, और उसमें एक बच्चा बना रहेगा जो क्या किया रहेगा, बैग लेकर स्कूल, मतलब ऐसे स्कूली बैग लिए एक बच्चा बना रहता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आगे स्कूल है, यानी कि आप क्या करिए दोस्तों, सावधान हो जाइए, अपनी गाड़ी धीमे कर लीजिए, प्रेम से आइए, हॉर्न ना बजाइए। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, स्कूल है। ठीक दोस्तों, जैसे तीखा मोड़ है उसके लिए भी क्या लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है। और दोस्तों ये त्रिकोणीय आकार के होते हैं, यानी कि जो सावधानी संकेतक होते हैं ये त्रिकोणीय बोर्ड के मतलब त्रिकोणीय आकार में क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला है जिसका नाम है दोस्तों सूचनात्मक संकेत, यानी कि दोस्तों इंफॉर्मेटिव साइंस। दोस्तों जो इंफॉर्मेटिव साइंस होते हैं दोस्तों ये यात्रियों को दिशा और सुविधा की जानकारी देते हैं। यानी कि जो आप कभी यात्रा किए होंगे सड़क पर तो देखे होंगे ना, कुछ ऐसे
मतलब संकेतक लगे होते हैं जो क्या करते हैं, आपको सुविधा बताते हैं, दिशा बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तो कहीं कहीं ऐसे यच बना रहता है या बेड बना रहता है। तो दोस्तों ये सब क्या होते हैं, जो यच और जो बेड बनाए गए रहते हैं चौकोर आकार के बोर्ड में, इसका मतलब है यच का मतलब आगे हॉस्पिटल है, यानी कि उदाहरण के लिए अस्पताल या पेट्रोल पंप का जो सिग्नेचर लगाया जाता है या साइन लगाया जाता है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब सूचनात्मक संकेत है, यानी कि जिससे आपको सूचना मिल सके और आपकी जो मतलब यात्रा है वो मतलब सुविधापूर्ण रहे। ठीक दोस्तों, आपने देखा होगा ना, आप कभी यात्रा की होगी तो बोर्ड में पेट्रोल पंप बना रहता है, एक चौकोर आकार का बोर्ड रहेगा, उसमें पेट्रोल पंप जैसा एक आकार बना रहेगा, जिससे क्या होता चलता है दोस्तों, आगे पेट्रोल पंप है। ये सब बताए जाते हैं कि जिससे आपकी जो सुविधा है मतलब यात्रा की वो अच्छी रहे, मतलब आपकी यात्रा अच्छे से हो, आपकी जानकारी जो है हॉस्पिटल कहाँ पर है, मतलब पेट्रोल पंप कितनी दूरी पे है आपको पता चलता रहे। और दोस्तों ये चौकोर आकार के होते हैं, आयताकार होते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं जो अनिवार्य संकेतक हैं, जो सावधानी के संकेतक हैं और जो सूचनात्मक संकेतक हैं, इनके चिन्ह। दोस्तों जितने भी संकेतक आप देख रहे हैं ये सभी दोस्तों अनिवार्य संकेतक हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं ये सभी क्या है, अनिवार्य संकेतक हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अनिवार्य संकेतक हैं अधिकतर किसमें है दोस्तों, आप देख सकते हैं गोल आकार में है। ठीक, देखिए सब अधिकतर गोल आकार में, एक सिर्फ ये जो रास्ता छोड़े ये सिर्फ ट्रायंगल में है, उल्टा ट्रायंगल में, और सभी देखेंगे तो आप लगभग गोल आकार में है। तो आप यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सभी दोस्तों हैं हमारे अनिवार्य संकेतक। अब देखिए दोस्तों एक बारी जो हमारे सावधानी के संकेतक होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, सावधानी के संकेतक दोस्तों ये सभी हैं सावधानी के संकेतक। और दोस्तों सावधानी के संकेतक त्रिकोण में बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए जितने भी संकेतक हैं सब किस में बने, त्रिकोण में बने हुए हैं ना, देखिए सब के सब यानी कि ट्रायंगल के अंदर बनाए गए हैं। ठीक दोस्तों, आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको नोट्स दूंगा लेकिन नोट्स में ये सब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि नोट्स में ये मतलब जो इमेज है मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे पास उतनी वो फैसिलिटी नहीं है अभी। तो इसलिए आप क्या करिए दोस्तों, आप इसको ऐसे ही देख के समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स में इसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये चित्र नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये अब ये हैं सूचनात्मक संकेत, जितने इसे आप देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी सूचनात्मक संकेत है। जैसे पेट्रोल पंप वाला मैंने बताया था आपको ना, पेट्रोल पंप है तो उसमें एक चौकोर बॉक्स में क्या बना रहेगा, पेट्रोल पंप बना रहेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप एक बार अच्छे से वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी सूचनात्मक संकेत हैं कि विश्राम स्थल कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, ये सब बताने के लिए यूज किए जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आप जो सूचनात्मक संकेत है ये किस में है, चौकोर आकार में है। सभी देख रहे हैं ना, सभी किस में है, ट्रायंगल में है, आयताकार में है। ठीक, तो इसको आप भी नोट कर लीजिए, ये जो हमारे सूचनात्मक संकेत होते हैं चौकोर आकार में होते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं हाथों के संकेत के बारे में, या हैंड सिग्नल से बारे में। दोस्तों हाथ के संकेतकों का उपयोग तब किया जाता है जब वाहन के इलेक्ट्रिक संकेतक यानी कि इंडिकेटर खराब हो जाए, आपातकालीन स्थिति हो। यानी कि दोस्तों जो हाथ से हम संकेत देते हैं ना, कभी आप देखे होंगे कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर मुड़ना चाहता है तो अपना एक हाथ निकाल कर क्या करता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाता है, मतलब वो बताना चाहता है जिस तरह मैं हाथ निकाला हूँ उसी तरह मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी गाड़ी मोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, हाथ के संकेत यानी कि हैंड साइन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जब वाहन के इलेक्ट्रिक संकेतक जिसे हम इंडिकेटर बोलते हैं, जब दोस्तों ये खराब हो जाते हैं, कोई आपातकालीन स्थिति होती है, तब हाथ के संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह पीछे चलने वाले चालकों को आपकी दिशा बदलने या रुकने की सूचना देने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों जितने भी हैंड सिग्नल्स होते हैं, हाथ के संकेत होते हैं, जितने भी आपके पीछे चलने वाले चालक होते हैं, जो पीछे आपके होते हैं गाड़ी वाले, उनको बताने के लिए, सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि आप रुकना चाहते हैं या दिशा बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों जितने भी हाथ के संकेतक होते हैं, मैंने यहाँ पर उनकी कुछ इमेजेस लगा रखी है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना मतलब समझाना है नहीं, आप इसे देख के समझ लीजिए। दोस्तों आइए जानते हैं हम अपने सत्र थर्ड को, जिसका नाम है दोस्तों हमारा उत्सर्जन और उसका नियंत्रण। दोस्तों मतलब ये जो हमारा सत्र थर्ड है, ये सत्र थर्ड दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट सत्र है। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपका जो ऑटोमोटिव है वो पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि जो मैंने ऑटोमोटिव की वीडियो बनाई है पूरी सीरीज, एक बच्चे के कहने पर मैंने बना दी। उसने कमेंट किया था कि प्लीज़ सर इस पर वन शॉट मतलब दीजिए पूरा, तो मैंने सोचा क्या क्यों ना बना ही दिया जाए। दोस्तों मैंने इतने मेहनत करके अच्छे से बनाया है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको मतलब ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों बड़े मेहनत से बनाता हूँ। तो जब देखता हूँ आपके लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो मुझे भी बहुत वो होता है कि मैंने क्यों इतना मेहनत करके बनाया है। लेकिन खैर कोई नहीं दोस्तों, अगर आपको पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप जिस बोर्ड से हैं
उस बोर्ड से इस बार मैच कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपके बोर्ड में ना हो, किसी और बोर्ड में हो। तो प्लीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने बोर्ड के अनुसार टॉपिक देखकर ही पढ़िएगा, क्योंकि हर एक बोर्ड में हो सकता है जो टॉपिक है किसी अन्य यूनिट में दी गई हो या किसी अन्य टॉपिक के अंदर दी गया हो। तो इसीलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसे एक बार पहले देख लें आपकी किस यूनिट में है और ये आपकी बोर्ड में यानी कि आपके सिलेबस में है या नहीं, ये भी एक बार देख लिया करिए। ये तो सीबीएसई वालों में होगा ही, क्योंकि सीबीएसई वाले का ही सिलेबस है पूरा का पूरा। सीबीएसई वालों में सारे चैप्टर्स होंगे जितने मैंने पढ़ाए। तो सीबीएसई वाले चिंता ना करें, जितने अन्य बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं वो अपना एक बार देख लिया करें। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों वाहनों से निकलने वाले धुओं पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारे वाहन से निकलते हैं धुएं सब दोस्तों पर्यावरण जो हमारा है और जो हमारा स्वास्थ्य है इसके लिए क्या होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि दोस्तों जहरीले धुएं होते हैं। इससे हमारा पर्यावरण क्या होता है, क्षति पहुंचती है पर्यावरण को, और जो हमारा स्वास्थ्य है उसको भी हानि पहुंचती है। इसलिए दोस्तों ये हानिकारक होते हैं जितने भी धुएं निकलते हैं हमारे वाहनों से। दोस्तों उत्सर्जन के जो स्रोत है यानी कि सोर्स ऑफ इमिशन, इसको हम जान लेते हैं दोस्तों। बिंदु स्रोत यानी कि पॉइंट सोर्स, यानी कि जहाँ से हमारे मतलब उत्सर्जन होते हैं, प्रदूषण निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से निकलते हैं, इसको जानते हैं। बिंदु स्रोत में पहले हम देखते हैं दोस्तों कारखाने और बिजली संयंत्र। जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, जो बिजली संयंत्र होते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या होते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी दोस्तों मतलब धुएं हैं, प्रदूषक हैं, क्या होते हैं दोस्तों, निकलते हैं। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों क्षेत्र स्रोत यानी कि एरिया सोर्स दोस्तों, आवासीय क्षेत्र जहाँ लकड़ी या कोयला जलाया जाता है। जैसे कोई आवासीय क्षेत्र होता है वो लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं लकड़ी से खाना बनाते हैं, कोयले से आप देखे होंगे दुकानों पर चाय बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो दोस्तों इससे भी क्या होता है, इससे भी हमारे वातावरण में जहरीली गैसें या जहरीली जो धुआं होता है फैलता है। दोस्तों अब मोबाइल स्रोत में दोस्तों क्या आएगा, कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल। दोस्तों ये सब जो सोर्स है, मोबाइल सोर्स हैं दोस्तों, ये प्रदूषण का मुख्य कारण है। यानी कि ये जो मोबाइल स्रोत हैं यानी कि ऑटोमोटिव जितने हैं दोस्तों, जैसे कि कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, दोस्तों ये सब क्या है, ये सब प्रदूषण का मुख्य कारण है। दोस्तों अगला होता है प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स, यानी कि नेचुरल सोर्स से भी कुछ धुएं या कुछ प्रदूषण निकलते हैं, जैसे दोस्तों जंगल की आग या ज्वालामुखी आदि। कभी कभी होता है जंगल में आग लग जाती है, स्वतः ही पेड़ जब एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो आग पैदा हो जाती है। दोस्तों जो ज्वालामुखी फूटती है उसके लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती है, खुद ही प्राकृतिक घटना है, खुद ही फैलती है, खुद ही फटती है। दोस्तों जब जंगल में आग या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हैं जब होती हैं दोस्तों, तो इससे भी क्या होता है दोस्तों, हमारे वातावरण में उत्सर्जन होता है और धुएं निकलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों अब जानते हैं जो प्रमुख प्रदूषक हैं, प्रमुख पॉल्यूटेंट हैं उनके बारे में। दोस्तों हाइड्रोकार्बन जिसको हम HC बोलते हैं दोस्तों, अधजला ईंधन जो फेफड़े की बीमारी और कैंसर का कारण बन सकता है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों, ये आधा जला हुआ ईंधन है और दोस्तों ये हमारे फेफड़ों की बीमारी और हमारे कैंसर का कारण बन सकता है। यानी कि जो अधजला ईंधन होता है अगर ये सही से बिना जले हमारे इन्वायरमेंट में निकलता है तो इससे क्या हो सकता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो खराब हो सकते हैं और जो हमारा शरीर है उसमें कैंसर की बीमारी हो सकती है। दोस्तों अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों CO भी बोलते हैं, तो आप जाने रहिएगा इनका नाम भी। हाइड्रोकार्बन को SC बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं। दोस्तों यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है जो घातक हो सकता है। यानी कि दोस्तों अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है बढ़ जाए तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है ये क्या कर देगा, इसको कम कर देगा और ये आपके शरीर के लिए घातक भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपका शरीर में रक्त सही से मतलब रक्त की जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है वो सही से नहीं रहेगी तो आपका जो शरीर है दोस्तों वो क्या हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, यानी कि आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों यह स्मोक और एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। दोस्तों जब हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है तो इससे क्या होता है, स्मोक हो जाता है हमारे वातावरण में। जब वर्षा होती है तो एसिड रेन होती है यानी कि अम्लीय वर्षा होती है, जो कि हमारी फसलों के लिए और जो हमारे ऐतिहासिक स्थल के महत्वपूर्ण दोस्तों जो धरोहर है उसके लिए भी हानिकारक होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, एसिड रेन की वजह से जो हमारा ताजमहल है पीला पड़ जा रहा है। दोस्तों ये क्या हो रहा है, एसिड रेन जो है ये हमारे जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी क्षति पहुंचा रही है। दोस्तों अगला है पार्टिकुलेट मैटर्स यानी कि इसको हम PM बोलते हैं। दोस्तों धुएं के बारीक कण जो श्वसन रोग पैदा करते हैं। दोस्तों PM2 PM आपने पढ़ा होगा ना, PM10 PM5 ये सब के हैं दोस्तों, ये सब धुएं के दोस्तों बारीक कण होते हैं, यानी कि जो
पार्टिकुलरेट मैटर हैं दोस्तों, या पीएम है दोस्तों, धुएं के बारीक कण हैं जो श्वसन रोग पैदा करते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि जो धुएं के छोटे छोटे कण होते हैं, क्या होते हैं, अगर हमारे फेफड़ों में चले जाएं हमारे सांस के माध्यम से, तो क्या हो सकते हैं दोस्तों, हमारे श्वसन रोग यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी मतलब डिजीज होती है उसको पैदा कर सकते हैं हमारे शरीर में। हमें अस्थमा हो सकता है या कोई अन्य बीमारी हो सकती है सांस लेने से रिलेटेड। दोस्तों अगला है सल्फर ऑक्साइड। दोस्तों सल्फर ऑक्साइड क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOX बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जो मतलब इसको हम प्रेजेंट करने के लिए सल्फर ऑक्साइड को SOX का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ ईंधन में मौजूद सल्फर के जलने से निकलता है। जो ईंधन में दोस्तों मौजूद सल्फर होता है, जब जलता है दोस्तों सल्फर, तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये जलता है जब सल्फर, तो अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा रिलीज करता है वातावरण में। तो दोस्तों यहाँ ईंधन में जो मौजूद सल्फर होता है उसके जलने से क्या होता है, निकलता है सल्फर ऑक्साइड। दोस्तों इसके साथ जो आपका प्रमुख प्रदूषक थे और पॉल्यूटेंट थे कंप्लीट होते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों उत्सर्जन नियंत्रण तरीके, यानी कि उत्सर्जन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों इसमें हम तकनीकी तरीकों को जानेंगे, जैसे कि हम कैसे उत्सर्जन को रोक सकते हैं। जो हमारे वातावरण में इतने सब ढेर सारे उत्सर्जन हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए हम वृक्षारोपण कर सकते हैं या अन्य चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे जो तकनीकी चीज़ें हैं थोड़ी उनको जानते हैं। दोस्तों पहला है कैटालिटिकल कन्वर्टर है। दोस्तों ये क्या है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है दोस्तों यह जहरीली गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलता है। यानी कि अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम जो उत्सर्जन है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो जहरीली गैसें होती हैं, जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसे कम हानिकारक गैसों में बदल देता है। यानी कि जहरीले पदार्थों या जहरीली गैसों को क्या करता है, ये थोड़ा कम जहरीला बनाता है। तो इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उत्सर्जन का नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों PCV सिस्टम। दोस्तों PCV सिस्टम का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, पॉजिटिव क्रेनक्लेस वेंटिलेशन। दोस्तों यह इंजन के अंदर से निकलने वाली गैसों को वापस जलाकर प्रदूषण कम करता है। यानी कि दोस्तों जो इंजन से हमारी गैसें निकलती हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम PCV सिस्टम लगाए हैं तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो इंजन के अंदर से निकलने वाली दोस्तों हमारी गैसें होती हैं दोस्तों, उसको ये वापस जलाकर प्रदूषण को कम करता है। यानी कि अगर हमारी इंजन से निकलने वाली गैसें अच्छे से नहीं जली जाती हैं तो हमारे पर्यावरण में पहुंचकर पर्यावरण को दूषित करती हैं। लेकिन अगर दोस्तों PCV सिस्टम लगा रहेगा तो इससे क्या होगा, एक गैसों को जलाकर जो प्रदूषण होगा उसे कम कर देगा। तो दोस्तों ये भी जो तकनीक है PCV सिस्टम वाली तकनीक, ये भी क्या है, प्रदूषण यानी कि उत्सर्जन नियंत्रण में सहायक है। दोस्तों अगला है भारत स्टेज या BS मानक। दोस्तों भारत स्टेज या BS मानक क्या है, भारत सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए BS4 और BS6 मानक लागू किए गए हैं। ठीक दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिए कि जो BS6 है ये किस लिए लागू किया गया है, इसलिए लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा, जिससे क्या हो, प्रदूषण कम हो। BS का मतलब होता है दोस्तों भारत स्टेज। ठीक दोस्तों, और इसके आप याद रखिएगा कौन सा मानक है, 6 है। BS5 BS4 BS6 ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो BS6 जो है प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। दोस्तों यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक जिम्मेदार चालक बनने के लिए नियमों का पालन करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जो आपका चैप्टर होता है समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को वोट जरूर करिएगा। अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं, अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है, जाइए हमारे चैनल पे ऑटोमेटिक की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से सारे हमारे चैप्टर को देखिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट, तो हमारे इस वीडियो के बगल एक ऐसा सिंबल दिख रहा होगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, ऐसे तीर जैसा, ऐसे हल्का का तीर बना होगा। दोस्तों अगर आप इस तीर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तीर ऐसे डार्क बन जाएगा, यानी कि इसे डार्क ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस तीर पर क्लिक करते हैं तो तीर डार्क ब्लैक में ऐसे हो जाता है। ऊपर वाले तीर पर क्लिक करिएगा दोस्तों, जो नीचे की तरफ ऐसे तीर बनी है इस पर नहीं क्लिक करना है, आपको ऊपर वाली की जो तीर है इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क में हो जाएगा, यानी कि आप हमारे जो प्लेलिस्ट है, वीडियो है जो हमारा, उसको वोट कर देंगे। दोस्तों आप प्लीज़ हमारे प्रत्येक वीडियो को वोट करिए, जिससे दोस्तों हमारा वीडियो अन्य लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।